नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ जो हम करते हैं जिसमें हम कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं वो हम सभी के लिए एक पाठ भी है और साथ ही ये कहानियाँ हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू करके एक विशाल कंपनी को जन्म दिया और भारत की उन्नति में उन्होंने सहयोग किया। और ऐसी ही एक कंपनी के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, उसके बिज़नेस मॉडल का अध्ययन करेंगे, ये जानेंगे कि उस कंपनी का व्यापार क्या है, उस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और भविष्य में वो क्या करने की या क्या संभावनाएं अपने व्यापार के बारे में देख रही है। तो इस कंपनी का नाम है सांघवी मूवर्स और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें SK सेल्स साहब या जो उनका ID है SK सेल्स उन्होंने किया है। तो देखिए ये जो कंपनी है ये पुणे बेस्ड कंपनी है और मेजर इसका जो बिज़नेस है वो क्रेन्स की रेंटिंग करना या क्रेन्स को किराए पर चलाना। अब आपने अपने घरों के आसपास ये जो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन्स जो होती है, जो ट्रक माउंटेड क्रेन होती है जो गाड़ियों को इधर से उधर उठा के ले जाती है, तो मुझे लगता है ये सब क्रेन्स तो आपने देखी होंगी। लेकिन जिन क्रेन्स को ये किराए पर देते हैं वो अत्यंत विशाल क्रेन्स हैं। क्रेन्स के रेंटल का ये व्यापार जो कंपनी के संस्थापक हैं CP सांघवी उन्होंने 1989 में किया। तो करीब 36 साल पुरानी कंपनी है और सबसे पहले उन्होंने UK से एक क्रेन मंगाई और इस क्रेन को उन्होंने ऑयल इंडिया और ONGC के उस टाइम जो काम चला करते थे वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय किया। और उसके बाद इनका जो असली जो इनका भाग्य फला जिसको बोलते हैं या जो इनका ब्रेक थ्रू आया वो आया जब रिलायंस ने जामनगर की रिफाइनरी शुरू की और जामनगर की रिफाइनरी ने इनका सांघवी मूवर्स का भाग्य ही पलट दिया। तो इन्होंने 1995-97 में जब ये रिलायंस की रिफाइनरी जामनगर में लग रही थी तो 18 महीने तक इन्होंने 75 क्रेनें चलाई और 50 करोड़ का उस टाइम इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंपोर्ट की काफ़ी सारी क्रेन्स। तो इस तरह से इन कंपनी का वो जो 50 करोड़ इन्होंने लगाए थे वो कई गुना वो किराए के रूप में उनको मिल गए और इस प्रकार इस कंपनी की जो जर्नी है या जो बड़ी जर्नी है वो स्टार्ट हुई। कंपनी की विशालता की बात करूं तो जून 2024 में इसे एक ट्रेड मैगजीन ने एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 4 क्रेन रेंटल कंपनी या क्रेनों को किराए पर चलाने वाली कंपनी का दर्जा दिया है। इतनी विशाल कंपनी, एक छोटी सी कंपनी जो 1989 में स्टार्ट हुई वो इतनी विशाल कि वर्ल्ड की नंबर 4 कंपनी वो बन चुकी है। क्रेन्स दो तरह के होती हैं, एक होती है क्रॉलर माउंटेड और एक होती है ट्रक माउंटेड। तो ट्रक माउंटेड क्रेन्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, हल्की होती हैं और वो उस तरह की होती हैं कि जो शहरी टेरेन जो है या शहरी रास्ते हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए। और जो सबसे अच्छा उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया वो ट्रैफिक पुलिस वाली क्रेन है, तो वो ट्रक माउंटेड क्रेन है और छोटी क्रेन है जैसे कोई कार लिफ्ट कर सकते हैं, कोई छोटा टेम्पो लिफ्ट कर सकते हैं, कोई ऑटो लिफ्ट कर सकते हैं। उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 20 मीट्रिक टन से 350 मीट्रिक टन की होती है जो इंडस्ट्री में काम आती है। अब ये 20 टन या 350 मीट्रिक टन का क्या मतलब, तो एक टन में 1000 किलो होता है। तो ये जो 20 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी वाली जो क्रेन्स होती हैं ये 20 × 1000 इतने किलो यानी 20,000 किलो वज़न एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकती है या रख सकती है घुमाकर, या उससे उतना वज़न उठाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी टाइप की जो क्रेन्स होती हैं वो क्रॉलर टाइप क्रेन्स होती हैं और वो जो क्रेन्स हैं वो बेसिकली टैंक टाइप होती है। तो जहाँ पर ये वाली क्रेन्स जो होती हैं, छोटी वाली क्रेन्स जिनको ट्रक माउंटेड क्रेन्स होती है, वो फेल हो जाती हैं या ऐसा टेरेन हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ हो, कोई कच्चा रास्ता हो या पथरीला रास्ता हो या दलदली चीज़ हो या पानी वाली जगह हो, ठीक है, कीचड़ वाला इलाका हो, वहाँ पर ये वाली मशीनें जो हैं काम नहीं करती। तो वहाँ पर ये टैंक आप समझ लीजिए, जिस तरह से टैंक होता है ना उस तरह से ये क्रेन्स होती हैं और बड़ी विशाल क्रेन्स होती हैं और 70 मीट्रिक टन से 1600
मीट्रिक टन वाली क्रेन्स इन सांघवी मूवर्स के पास है। अब इनकी विशालता का अंदाज़ा मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाली इनके पास क्रेन है वो 1600 मीट्रिक टन है। अब अगर मैं हाथियों की बात करूं तो एक हाथी का वज़न जो होता है वो करीब करीब 3 मीट्रिक टन या 3000 किलो होता है। एक इंडियन हाथी जो एडल्ट मेल हाथी है उसका 3000 किलो वज़न होता है। तो ये जो 1600 मीट्रिक टन वाली जो मशीन है, क्रेन है, ये लगभग 533 हाथियों को, 533 एलिफेंट्स को एक साथ उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रख सकती है। इतनी विशाल, इतनी ज़बरदस्त 533 हाथी जो है उनके वज़न के बराबर। तो इस तरह की जब कैपेसिटी वाली क्रेन्स आदमी के पास या किसी कंपनी के पास होती हैं तो ये लाजमी है कि वो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ही एक तो काम आएगा। दूसरी बात, उसको चलाने वाला जो आदमी है वो जो एयरक्राफ्ट का पायलट है ना, उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी चूक होते ही वो जो सामान वो लिफ्ट कर रहा है उसको तो नुकसान होगा ही होगा, इसके साथ उस स्ट्रक्चर को भी नुकसान होगा। तो ये सांघवी मूवर वाले जो हैं वो जो क्रेन के जो ऑपरेटर होते हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। और इनका जो पूरे देश में लगभग 18 से ज़्यादा इनके डिपोज़ हैं। वो डिपोज़ क्या चीज़ है? वो डिपोज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर इनकी क्रेन्स और ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं, साथ ही साथ इनके सर्विस सेंटर भी हैं खुद के, ताकि कभी भी क्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वहीं ये अपना स्पेयर पार्ट्स वगैरह रख के और मैकेनिक रख के ये अपना क्रेन की सर्विसिंग कर दे, ताकि उसका जो डाउन टाइम है, यानी कि क्रेन जो है वो इनऑपरेटिव नहीं रहे। क्योंकि जैसे ही क्रेन इनऑपरेटिव रहती है वैसे ही इनका रेवेन्यू ख़त्म होता है। तो ये इनकी बेसिकली बात रही। अब बात करते हैं कि इनके वर्टिकल्स कौन कौन से। तो देखिए, ये जो जैसे मैंने बताया, जो क्रेन रेंटल तो इनका मेन वर्टिकल है। और बाद में इन्होंने ये सोचा कि ये जो काम है, हम काम क्या कर रहे हैं, हम सिविल कंस्ट्रक्शन में या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ये सब काम कर लें। क्योंकि रिलेटेड एरिया में डाइवर्सिफिकेशन जो है हमेशा अच्छा होता है। क्रेन्स बिजनेस के साथ एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट है कि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है या उसको दूसरी इंडस्ट्री को कोई आवश्यकता है, केवल तभी आपकी क्रेन्स काम आएंगी। अब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ही ईपीसी प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दूं, उदाहरण के लिए, कि जैसे ईपीसी का मतलब जैसे आप जानते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग किसी प्रोजेक्ट को लेके उसको ख़त्म कर देना। तो ये कहते हैं कि अगर मैं ही इसको ले लूँ तो मेरी क्रेन्स भी काम आ जाएंगी और साथ ही साथ मेरा कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। तो ये बेसिकली ये इंजीनियरिंग ईपीसी और साथ ही साथ इन्होंने एक सब्सिडरी भी खोली है, तो वहाँ पर ये विंड ईपीसी के प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। ईपीसी का मतलब ये कंप्लीट विंड मिल लगा के इनको दे देते हैं। और ये जो दूसरा ईपीसी जो है, इसमें ये कोई भी इनको जो काम मिलता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो भी अगर इनके समझ में आता है तो उस तरह का काम भी ये ले लेते हैं। तो ऐसे इनके 3 वर्टिकल हो गए, एक क्रेन रेंटल से रिलेटेड, दूसरा विंड ईपीसी से रिलेटेड, और जो तीसरा है वो है नॉर्मल या इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी जो है वहाँ पर। अब ये जो क्रेन रेंटल है उसमें ये पता करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो इनके क्रेन्स की सुविधा लेती है, या कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं, यानी सांघवी मूवर वाले केटर करते हैं। तो देखिए, ये जो है एक चीज़ तो विंड मिल इंडस्ट्री को, एक तो ईपीसी ये खुद करते हैं, और दूसरा कोई और कर रहा होगा तो वो बड़ा टावर विंड मिल का जो लगाना है मान लीजिए, और उसको सेटअप करना, ये सब तो वहाँ पर क्रेन्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए एक सेक्टर जो इनका है जहाँ से इनका क्रेन रेंटल आता है वो है विंड मिल, फिर पावर प्रोजेक्ट्स, फिर रिफाइनरी एंड गैस, फिर मेटल, फिर सीमेंट, और फिर अदर्स।
अब इसमें से ये समझने की बात है कि ये इसमें से भी जो 49% रेवेन्यू है वो इनका विंड मिल से आता है। अब ये जो 3 वर्टिकल हो गए, इनमें से इनके जो टोटल रेवेन्यू का कितना कितना परसेंट आता है, तो देखिए ये जो क्रेन रेंटल है, इससे FY25 में, यानी कि जो मार्च ये साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 2025, वहाँ पर इनका 66% रेवेन्यू आता है। विंड EPC से इनका 29% रेवेन्यू आया है, और जो अदर EPC है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बाकी EPC है, उससे इनका 5% रेवेन्यू आया है। इसके अलावा ये सऊदी अरेबिया में इन्होंने अभी एक्चुअली ये काफ़ी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि अपने जो क्रेन वाला बिजनेस है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, उसमें कई प्लेयर्स और भी आ रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारा स्ट्रीम का डाइवर्सिफिकेशन या हमारे रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन हम किस प्रकार करें। तो इन्होंने कई कंसल्टेंट्स हायर किए हैं, और उन कंसल्टेंट्स की सलाह से इन्होंने ये कहा है ये बाहर के देशों में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया एक नेचुरल टारगेट इनको बताया गया, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इन्होंने अपना एक सब्सिडरी जो है वो सऊदी अरेबिया में खोली है, और वहाँ पर ये अपनी जो पहली क्रेन है वो डिप्लॉय कर देंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में। अगर इनके क्लाइंट्स की मैं बात करूँ तो इनके क्लाइंट्स में सारे, चाहे टाटा स्टील देख लीजिए, चाहे अडानी, अंबुजा, BPCL, इंडियन ऑयल, L&T, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो इनके सर्विसेज लेते हैं। देखिए जहाँ पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर भी एक लार्ज पैमाने पर कोई काम हो रहा होता है, वहाँ क्रेन्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और ये क्रेन रेंटल में एक एस्टेब्लिश्ड नाम है। अब स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए इनके पास लार्ज फ्लीट है, और कोई छोटा मोटा प्लेयर जो होता है ना वो आसानी से इनके फ्लीट की बराबरी नहीं करता, मतलब हर तरह की क्रेन इनके पास है। फिर अक्रॉस इंडिया इनकी प्रेजेंस है, जहाँ भी प्रोजेक्ट लगता है वहीं से ये जो है अपने क्रेन्स उस एरिया में टाइमली और सस्ती रेट पर भेज सकते हैं। इसके अलावा ये जो है कोई भी, जैसे मैंने बताया, इनके पास अपने डिपोज हैं जहाँ ये क्रेन्स को मेंटेन भी कर सकते हैं, यानी कि क्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का काम अटक जाएगा, वो नियर बाई जो इनकी सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके वो क्रेन सही होती है, और फिर वो रीडिप्लॉय काम में हो जाती है। फिर ट्रेंड ऑपरेटर हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ही, और तेज़ी से भारत में विंड का जो सेक्टर है वो बढ़ रहा है। और जैसे आपको मैंने बताया कि विंड से इनका जो क्रेन रेंटल है वो सबसे ज़्यादा आता है। फिर अब इनकी वीकनेसेस की बात करूं तो देखिए क्या है कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, और क्रेन रेंटल जब ही चलेगा जब इकोनॉमी में बूम होगा। अगर इकोनॉमी में किसी भी कारण से कोई डाउन टर्न आता है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या इस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस हैं ये कम हो जाते हैं, और उसके कारण जो है इनकी क्रेन की डिमांड पर असर आता है। फिर क्या है कि इनका जो फोकस है या इनका जो काफ़ी सारा रेवेन्यू है वो विंड वाले सेक्टर से आ रहा है। तो जैसे इस बार इनका जो रेवेन्यू है उसमें से 49% रेवेन्यू इनका जो आया वो रेंटल से, जो 49% रेवेन्यू आया वो केवल विंड वाले प्रोजेक्ट से आया। तो एक प्रोजेक्ट कंसंट्रेशन रिस्क इसमें है। फिर क्या है कि आपको क्रेन्स जो है ना वो नई क्रेन्स के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, पहले तो वेयर एंड टेयर होता है क्रेन्स का। इसके अलावा जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती हैं, वैसे वैसे आपको अपनी मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना इसमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी बिजनेस है। अब इन्होंने जो अभी टारगेट दिया है तो इनका ये कहना है कि ये जो फोकस कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि हम अगले साल जो है लगभग 600 करोड़ के ऑर्डर इनके पास हैं, और 600 करोड़ और ऑर्डर इनको ड्यूरिंग दिस ईयर और मिल जाएंगे। टोटल इनकी ऑर्डर बुक जो एक्सपेक्टेड है वो 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। और इनका ये मानना है कि लगभग टॉप लाइन में यानी सेल्स में अगले साल 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। इनकी सेल्स लगभग 782 करोड़ है इस साल में।
अब ये बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, तो इसका पिछले अप्रैल में जो दाम था वो यानी अप्रैल 2024 में 660 के आसपास था, और अब ये घटकर आधे से भी कम रह गया है, यानी कि करीब करीब 290 के आसपास इसका भाव है। तो ये क्या कारण है? अगर ये सब चीज़ें इतनी अच्छी है और कंपनी के क्लाइंट्स इतने अच्छे हैं और कंपनी लीडर है, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो देखिए, इसका कारण ये है कि जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है वो इनके क्रेन रेंटल के बिजनेस में है। और वो जो क्रेन रेंटल का बिजनेस है ना, वो कई बार इलेक्शंस के कारण, कई बार इलोंगेटेड मानसून, यानी मानसून में जब थोड़ा मानसून लंबा चलता है तो वहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होते, तो वो क्रेन का जो किराए पे जो चलती है ना, वो उतनी चल नहीं पाती। तो इस कारण से वहाँ पर मार्जिन तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर डाउन टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्रेन रेंटल में इनका मार्जिन जो है ना वो 57% है एबिटा मार्जिन। विंड ईपीसी से इनका जो मार्जिन है वो 17% है, और जो अदर ईपीसी है उसमें 38% है। और हो क्या रहा है कि इनका जो क्रेन का बिजनेस है ना, उसमें से तो रेवेन्यू कम हो रहा है, और जो विंड ईपीसी का बिजनेस है ना, उसमें रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि जिनका जो नेट मार्जिन है ना, एबिटा मार्जिन ओवरऑल मिला के वो कम होता जा रहा है। अब इसको कैसे समझें? आप ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक फलों की दुकान है। अब वो क्या करता है, इंपोर्टेड एप्पल्स बेचता है, और उस इंपोर्टेड एप्पल में उसको मान लीजिए 60% का मुनाफा होता है, लेकिन उसका ग्राहक बहुत कम आता है, कई बार आता है कई बार नहीं आता है। तो वो क्या सोचता है, यार मैं ऐसे ही करता हूँ, केले रख लेता हूँ। अब वो केले रख लेता है, वो केले में जो मार्जिन है उसका 10% मार्जिन है, वॉल्यूम तो ज़्यादा बिकता है, ग्राहक तो काफ़ी आता है, लेकिन मार्जिन नहीं है। तो अगर उसका ओवरऑल मैं बिजनेस देखूं तो आप ये कहेंगे ना कि भाई इसका तो जो है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। तो आप उसको वो वैल्यू नहीं देंगे जब आप उसको इम्पोर्टेड एप्पल वाला जो वैल्यू, जिस टाइम जब वो इम्पोर्टेड एप्पल का व्यापार करता था उस टाइम जो वैल्यू देते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो क्रेन रेंटल का जो बिजनेस इनका कम हो रहा है हाईएस्ट मार्जिन वाला, और जो लोएस्ट मार्जिन वाला इनका विंड ईपीसी का बिजनेस चल रहा है। इस कारण से मार्केट को ये खतरा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको जो वैल्यूएशन मिलती थी ना, प्रीमियम वैल्यूएशन जो मिलती थी, वो उसके लायक अब ये नहीं रहे हैं। और इसी कारण से इस शेयर के दाम जो मैंने बताया आधे से भी कम रह गया। अब मार्केट कैप की बात करूं तो 2500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, आरओई 14% है, डेट टू इक्विटी 0.38 है। वो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी बिजनेस है ये, तो इनको डेट लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जो ये ईपीसी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, 0.38 जो है हर 100 रुपये पर 38 रुपये का कर्जा, ठीक है। फिर प्राइस टू अर्निंग जो है वो काफ़ी कम हो गया है, 16 का हो गया है। 3 साल की सेल 33% अप है और 3 साल का प्रॉफिट 84% अप है। लेकिन आप उस पर मत जाइए, 3 साल के प्रोजेक्शंस पे मत जाइए। आपको ये देखना है कि ये जो हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं हाई मार्जिन बिजनेस से लो मार्जिन बिजनेस की तरफ, यानी कि इम्पोर्टेड एप्पल के बिजनेस से बनाना के बिजनेस की तरफ। प्रमोटर के पास 47.25% है होल्डिंग, एफआईआई के पास 2.11% है, डीआईआई के पास 3.25% है और पब्लिक के पास 47.38% है। तो ये रही सांघवी मूवर की बात। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।